Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the June 2020 paper 2-1 P2 variant 1. Right? We will start from the opposite side from the last question to be done first. Okay, beta ji. Question number 10. Question number 10 shows a figure. A motor lifting a mass shows part of the circuit diagram of the connections to the motor. So it is the motor. The current in the motor is 1.5 ampere and the voltage supply is 8 volt. Please highlight किया करें ये सब चीजें डाटा जैसे मैं अंडरलाइन करूं. Complete the circuit to show an ammeter and a voltmeter in the correct position to take these measurements while motor is working. तो ammeter तो हमेशा सीरीज में लगाते हैं, राइट? तो और वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी है ना, तो वोल्ट मीटर हम बैटरी के साथ लगाएंगे क्योंकि वोल्टेज बाय द बैटरी. वैसे जब एक ही कंपोनेंट हो तो पूरे सर्किट में वही वोल्टेज होते हैं, तो वो बाय द बैटरी है वोल्टेज, तो वोल्ट मीटर हमने बैटरी के अक्रॉस लगाना. वो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, राइट? द मोटर टेक्स 4 सेकंड टू लिफ्ट द mass. Calculate the electrical energy. बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई स्क्वायर आर. ये जस्ट वो रिवीजन में लिख रहा हूँ, वी स्क्वायर ओवर आर, राइट? तो बेटा पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करें, दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर वी आई टी. एनर्जी के फॉर्मूलाज आ जाएंगे आपके पास. तो दैट मेक्स वी आई टी, यानी इन सब के साथ टी लगा दें कि जस्ट वी एन के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, सब जानना है. अच्छा नाउ लुक, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एनर्जी आ गई. अच्छा बेटा जी, अब हमारे पास आई है, वी है एंड टी इज गिवन, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? वी आई टी. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक से ज्यादा चैप्टर्स में ये इन्वॉल्व होते हैं. वी कितना? 8, 1.5 and time is 4. So this will give you 48. Don't forget the unit. Energy is joule. Right, beta ji? Next, the motor lifts the 150 gram mass through a height of 80 centimeter in 4 seconds. Calculate the gravitation potential energy gained and G is 10. नहीं बताएगा तो 9.8 लेनी. तो बेटा कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड. तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. अब मास 150 ग्राम है, हमें केजी में चाहिए, तो केजी में करने के लिए उसे डिवाइड बाय 1000 करेंगे, यानी इट कम्स टू बी 0.15. कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 है. हाइट 80 सेंटीमीटर, मीटर्स में चाहिए. सेंटी कम्स फ्रॉम द सेंचुरी 100, यानी ये जो 80 सेंटीमीटर इसे हम डिवाइड कर देंगे बाय 100, तो इट विल कम टू बी 0.80. So beta, you solve, you will get your answer. 1.2 joule, I guess. If I'm not mistaken, sorry for this. For you don't forget the unit joule. State two reason why the gravitational potential energy is less than the electrical supplied energy supplied to the motor. So beta, there could be many a reasons. तो एनर्जी इसका मतलब लेस का मतलब लॉस हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये मूव कर रहे हैं, तो इसके आंसर क्या ही तरह है, कुछ एनर्जी विल बी लॉस between due to friction between the parts of motor. ठीक है? So due to energy loss between parts of motor.
राइट। अच्छा दूसरा, हमने लिफ्ट करना था लोड को डेटा, लेकिन हम उसे मूव कर रहे हैं ना, राइट। इट मींस कि हम जब मूव कर रहे हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी, हमारा काम लिफ्ट करना है, लेकिन उसको लिफ्ट करने में हम उसे काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे हैं। इट मींस हमारी एनर्जी का सम पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। ठीक है, तो some energy is used as kinetic energy of the mass। अच्छा, जब हम मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन यहां भी होगी बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पार्ट ऑफ द मोटर, तो उसमें भी हमें एनर्जी का कुछ पार्ट लग जाएगा। तो some energy is used to overcome friction between string and motor। अच्छा बेटा जी, अब जब हम मूव करें एयर में, तो कोई चीज एयर में मूव होती है तो एयर रेजिस्टेंस भी जो सी होती है वो एनर्जी उसको भी ओवरकम होता है। तो सम एनर्जी इज यूज टू ओवरकम द फोर नंबर, यहीं से ऐड कर सकते हैं, टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। क्लियर। अच्छा, अब एक और भी बहुत सिंपल सा था कि हमने वेट को उठाना है, लेकिन जो ये दिस वाज नंबर 4, नंबर 5 हम स्ट्रिंग को भी तो उठा रहे हैं। ठीक है, तो सम एनर्जी इज यूज टू लिफ्ट। उन्होंने दो आंसर पूछे थे बेटा, इसके कितने आंसर होते हैं? Some part of the electric energy is used to lift the weight, right? Beta, if you have any question, please note it with you. At the end, we will discuss. The next B part. Figure 10.3 shows the structure of the motor. When the mass reaches the top of its motion, the switch is opened. Open करने का मतलब ऑफ कर देना है। This disconnects the battery and causes the mass to fall। यानी जो मोटर उठा रही थी जोर लगाकर ऊपर, अब वो बंद हो जाएगी, अब वो नीचे जाएगा। द कॉइल टर्न्स एज द मास फॉल्स। अच्छा, ये अब मोटर के अंदर कॉइल रखी हुई है, समझो ये वो सपोर्ट थी जिसके साथ स्ट्रिंग राउंड हुई हुई थी। तो जब वो मास नीचे गिरेगा ना, तो ये रिंग उस पार्ट को, रॉड को घुमाएगी, तो साथ में कॉइल भी घूमेगी। एज द कॉइल टर्न्स अ स्मॉल वोल्टेज इज प्रोड्यूस। व्हाई? तो बेटा, क्या ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है? क्यों? जब कॉइल रोटेट करती है ना, ठीक है, तो mass फॉल्स, तो mass फॉल्स से उसने क्या ना, टर्न्स द कॉइल, तो यहीं से कंटिन्यू करता है जब उसने खुद बता दिया। तो व्हेन द कॉइल रोटेट्स, तो उससे क्या होगा, उस एरिया फेसिंग द मैग्नेटिक पोल चेंजेस, राइट। और मैग्नेटिक पोल्स को फेस करने वाला एरिया जब चेंज होगा, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और बेटा, किसी भी कंडक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल चेंजेस, और किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, ईएमएफ की यूनिट वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज इज इंड्यूस्ड। क्लियर, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट, द mass falls, a student connects a wire between points A and B। ए और बी पॉइंट्स को एक वायर से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। ये दो टर्मिनल, यहाँ गैप था ना सेपरेट रिंग में, ए और बी में वायर कनेक्ट करेगा, करंट आ जाएगा। ही नोटिस द mass takes a longer time to fall when the wire is connected। जब वायर कनेक्टेड है तो इट टेक्स लॉन्गर। ये टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है।
फिर वो आइडिया भी दे देता है लेंज़ेस लॉ की एग्जांपल है स्टेट लेंज़ेस लॉ। और लेंज़ेस लॉ क्या है कि जो इंड्यूस्ड फील्ड या इंड्यूस्ड करंट होता है दैट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो यहाँ ये जो इंड्यूस ईएमएफ की जो कॉज है वो कॉइल का घूमना है, और कॉइल का घूमना है जब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड मास नीचे जाता है, तो मास का नीचे फॉल करना कॉज है। तो जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी ये भी करंट बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस है वो हमेशा उस कॉज को अपोज करती है, यानी इसमें ऐसे पोल इंड्यूस हो जाएंगे जो इसकी मूवमेंट को स्लो करेंगे। राइट, क्लियर। तो 8 मार्क तो है कि आपने लेंज़ेस लॉ को स्टेट किया कि इट इज द इंड्यूस करंट एंड दैट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, ये है लेंज़ेस लॉ। तो हियर द कॉज इज फॉल ऑफ मास, मास का नीचे जाना, और उसके साथ रोटेशन ऑफ कॉइल, कॉइल रोटेट करती है तो वो इस रोटेशन ऑफ कॉइल को स्लो करती है। तो रोटेशन ऑफ कॉइल इज अपोज, जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस फील्ड है, अपोजेस रोटेशन ऑफ कॉइल। तो जब कॉइल की रोटेशन स्लो हो जाएगी तो उसका नीचे गिरना मास का स्लो हो जाता है, दैट इज व्हाई इट टेक्स रोटेशन ऑफ कॉइल, और कॉइल के रोटेशन को अपोज करने का मतलब द फॉल स्लोज डाउन, जो मास का फॉल है वो स्लो हो जाता है। राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा जी, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डन, हम जरा क्वेश्चन ऑपोजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ultrasound and x-rays are both are used in medical imaging. What is meant by ultrasound is the sound wave or longitudinal wave having frequency greater than 20,000 hertz या 20 kilohertz, किलो का मतलब 1000, and is inaudible for human beings. Human beings cannot hear it. Describe what happens to ultrasound wave as they meet the boundary between two different materials. एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जाते हैं तो बेटा कोई भी वेव किसी बाउंड्री से टकराती है तो हमेशा कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो पार्शली का मतलब सम पार्ट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, कुछ आगे ट्रांसफर हो जाता है। राइट, क्लियर। फिर नेक्स्ट पार्ट 3, to produce the image of an unborn child, an ultrasound emitter and receiver are placed closer together on the mother's skin. अच्छा, ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। Pulse A is the emitted pulse and B is the first pulse that returns from, return का मतलब reflected. The average speed of sound is this, ये speed है। Calculate the distance between the emitter and the child. तो बेटा हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड गिवन है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, अब ना यहाँ एक खास बात है, ये आपने सेंड की है और ये रिसीव हुई है वेव। बेटा इसमें डिस्टेंस 2 मरतबा साउंड गई भी है और टकराकर वापस भी आई है, इट मींस डिस्टेंस 2 टाइम्स कवर हुआ है। ये आपने बात जहन में रखनी है, ये बहुत मरतबा बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती।
जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो फॉर्मूले में 2 टाइम्स द डिस्टेंस इज कवर 2 टाइम्स, वेव जाएगी भी और वापस भी आएगी। और टाइम कितना है, ये 0.02 है, तो इफ यू सी ये 0.04 और 0.06 के बिल्कुल मिडल में है, तो 0.05 है ना बेटा। तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, 0.02 से 0.05, दैट विल बी 0.03 सेकेंड्स। तो अब हम वैल्यूज पुट कर दें, v की जगह 1500, आप इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, t को सब्जेक्ट बनाना चाहें, डिस्टेंस फाइंड करना, 45 और 2 डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ओके, नाउ हम मिस्टेक करने लगे, दिस टाइम इज मिली सेकेंड बेटा। तो मिली सेकेंड का मतलब टाइम को 1000 से डिवाइड करना, राइट, इट विल बिकम इवन स्मॉलर। तो जो पहले आंसर आ रहा था 1000 से डिवाइड, तो डिस्टेंस विल बी 0.0225 मीटर। तो अब उसने सेंटीमीटर कोई मेंशन नहीं किया, तो हम मीटर्स में ले दें, आई होप इट इज दिस मच। और अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो इसको 100 सेंटी का मतलब सेंचुरी है, लेकिन दिस इज सफिशिएंट। क्लियर। तो दिस वाज द मिस्टेक वी वर गोइंग टू मेक, ये मिली सेकेंड में था, तो यूनिट को देख लिया करें, जल्दी में हमसे मिस्टेक होने लगी थी, तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट किया। ऐसा हमने कल क्वेश्चन में भी किया था, द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड इन ह्यूमन टिश्यू is close to the speed of sound in water. Suggest approximately values for the speed of sound in gases and solids. बेटा गैस एयर है, ये आपने याद रखना है। एयर में स्पीड ऑफ साउंड इज 330, तो आप उसके राउंड अबाउट कोई भी वैल्यू लिख दें, 300 लिख दें, क्योंकि गैसेस बहुत डिफरेंट है, उनमें डिफरेंट है। और सॉलिड में थाउजेंड्स में है, 200। वाटर का आप याद रख लें, वो होती है 1500। तो जितना मटेरियल ज्यादा डेंस होता है, ज्यादा वो गिवन भी है ऊपर, तो उतना जो सा है ना, वो स्पीड ज्यादा होती है। तो सॉलिड ज्यादा डेंसर है, तो आप 2000 से ऊपर कुछ भी लिख लें। आयरन की 5000 होती है स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन, तो आप 2000 से ऊपर कुछ भी लिख लें, 3000 लिख लें, एक्सेप्ट होगी, क्लियर होगी वो, मतलब पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि सॉलिड भी कई तरह के हैं, गैसेस भी कई तरह की, अप्रोक्सीमेट आप कोई लिख सकते हैं। डी shows an X-ray image of a hand. X-ray detector is placed just below the hand. An image of bones and human tissues around bone is formed on the screen by detector. Describe what happens to the X-rays to produce the image. बेटा मोस्ट ऑफ द एक्सरे, ये देखें यहाँ से ग्रेश नजर आ रहा है और ये बोन्स व्हाइटिश नजर आ रही है। तो एक्सरेज ना मोस्टली penetrate through the flesh, pass through but not bones। तो बोन्स में से नहीं पास करते, तो जिस चीज में से लाइट पास नहीं करती उसका शेडो बन जाता है, ठीक है। एंड अ शेडो, और शेडो की शेप कैसी होती है बेटा, जैसा ऑब्जेक्ट है उसका शेडो भी वैसा है। अ शेडो सिमिलर टू द शेप ऑफ बोन्स is formed। शेप ऑफ बोन्स इज फॉर्म। अब ये किस पे बनता है बेटा, ये एक फ्लोरिसेंट या फोटोग्राफिक शीट होती है, ऑन अ फ्लोरिसेंट शीट।
right? The next is the wavelength of the X-ray used is this. This is wavelength. The speed of electromagnetic wave speed को हम v से represent करते हैं. Calculate the frequency of the X-rays. तो फॉर्मूला वेव का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, राइट? तो हमें फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, तो फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा. तो व्हाट इज v? 3 10 raised to power 8 and wavelength is 2 10 raised to power minus 9. कैलकुलेटर से आंसर 1.5 10 raised to power 17, but do not forget to write the unit. एक सजेशन है, जब भी ये पावर्स को सोल्व कर रहे हो तो आप जिसमें 10 रेज़ टू पावर इस तरह है तो ब्रैकेट लगा लिया करें कैलकुलेटर में, या हम ये बटन यूज कर लिया करें कैलकुलेटर में, तो दैट विल बी बेटर. Suggest one reason why X-rays are not used to form an image of the unborn child. जी बेटा, क्यों नहीं यूज होने, तो क्या रीजन हो सकती है भाई? एक्सरे ना, ये भी ज्यादा एक्सरे जो सी है वो कैंसर और डैमेज कर सकती हैं, तो these rays can harm, are harmful, ठीक है? So can cause any harm to the child, right? Okay बेटा जी. नाउ देखो, ये अभी हमने रिसेंटली किया था स्कूल में, रीड रिले, दैट हैज कम इन टू एग्जाम. अच्छा बेटा जी, shows a lamp from a car. It contains two metal filaments. But बेटा आप अपने क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम है वो प्लीज नोट कर लें. In a while I will stop recording and then we'll discuss problems with you. जहां जहां आए हम डिटेल में डिस्कस कर लें, जरूरी नहीं कि पूरा पेपर आज कंप्लीट कर लें. क्वेश्चन 8 shows a lamp from a car. It contains two metal filaments. दो फिलामेंट हैं, राइट? 8 1 complete the boxes. जी बेटा जी. क्वेश्चन 8 A1 complete the boxes to describe the transfer of energy that takes place when lamp is switched on. देखो बेटा जी, लैंप को आप कौन सी एनर्जी देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो आपको देता है लाइट प्लस हीट. बल्कि फिलामेंट में तो 90% हीट होती है, 10% लाइट होती है. क्लियर? नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ द मेटा फिलामेंट इज लेस देन 10%. वही बात है. व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी? इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी, राइट? और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कहते हैं तो वो परसेंटेज है, बट दिस इज इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी. The two filaments are usually connected in parallel to a car battery. Parallel में. The student investigate what happens when the filaments are connected in series rather than in parallel. He uses the same battery for the investigation. बेटा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यानी फुल वोल्टेज मिलते हैं दोनों को, और करंट डिवाइड हो जाता है. लेकिन जब आप सीरीज में करोगे ना, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब पूरा पूरा वोल्टेज नहीं. अगर दो लेट से इक्वल हैं तो आधे आधे वोल्टेज मिलेंगे, तो आधे आधे वोल्टेज मिलेंगे, ये आपने ध्यान में रखना. वो फुल ब्राइट नहीं होंगे. बैटरी वही है सेम, उसने कहा कि सेम बैटरी इज यूज. स्टेट वेदर द करंट द वोल्टेज अक्रॉस ईच फिलामेंट एंड टोटल पावर प्रोड्यूस इंक्रीजेस डिक्रीजेस और स्टे द सेम व्हेन द टू फिलामेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो बेटा सीरीज में करंट रेजिस्टर्स ऐड होते हैं. एवरी फिल्म जो अप्लायंस बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टर ना,
तो सीरीज में करेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट डिक्रीजेस, और वोल्टेज क्योंकि डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ईच फिलामेंट के लिए तो डिवाइड होने का मतलब आधे आधे मिलेंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होंगे। और पावर का फॉर्मूला V इंटू आई है, जब दोनों V और I डिक्रीज होते हैं तो ये भी डिक्रीजेस। क्लियर? नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। C shows the current voltage graph for the two filaments। ये हमें एक ग्राफ गिवन है, और वोल्टेज का है और करंट का ग्राफ है, कंसीडर। फिर कह रहे कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू फिलामेंट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द वोल्टेज ऑफ 12। तो टोटल रेजिस्टेंस बतानी है, तो टोटल वोल्टेज 12 है और करंट है, तो पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड होता है, दोनों का करंट डिवाइड होता है, तो टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं। तो एक फिलामेंट को जो करंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0 दिस इज I1, और दूसरे को जो करंट मिल रहा है दैट इज 2, I2 कह लेते हैं। तो हमारे पास है ना V इज इक्वल टू IR। तो अगर हम टोटल वोल्टेज ले रहे हैं तो करंट भी टोटल लेंगे, तो 2 और 0.5 को ऐड कर देंगे, तो ये रेजिस्टेंस भी टोटल कंबाइंड आएगी कि 2.5 है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2.5 12 पे, तो it is going to give 4.8, I guess so. You can use the calculator. This much ohm. The two filaments are made from the same type of material, metal. The material same, the resistivity same, have the same length. When uncoiled, length same, but both operate at same temperature. So that's why one filament has the resistance greater than that of other filament. So beta, resistance, रेजिस्टिविटी, मेटल मटेरियल होता है सेम, तो रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब उनमें लेंथ भी सेम है, मेटल सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो एरिया, तो इट मींस हैव डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस, इन अदर वर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट, शोज आर रिले। रिले कॉइल, ये जो कॉइल है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयरन कोर इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लियर? अच्छा बेटा जी, explain why the headlamp H lights up when the switch S is closed। तो क्लियर है, जब हम स्विच S को क्लोज करेंगे वो इससे कनेक्टेड है, तो ये कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड। जब हम क्लोज करते हैं, क्लोज करने का मतलब ऑन, तो कॉइल इज मैग्नेटाइज्ड, और बेटा जब कॉइल मैग्नेट बन जाएगी तो क्या करेगी कॉइल, अट्रैक्ट्स द आयरन आर्मेचर। इट अट्रैक्ट्स आर्मेचर। तो जब आर्मेचर को वो अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, उसकी टॉप को, तो आर्मेचर का पिवट है वो रोटेट करेगा। सो आर्मेचर
ओके बेटा, जब ये आर्मेचर रोटेट करेगा, सॉरी फॉर द साउंड, ऊपर वाला एंड नीचे आएगा और नीचे वाला जो एंड है ना आर्मेचर का, इधर मूव होगा क्योंकि यहाँ पिवट लगा हुआ है। और वो पिवट इन दोनों कॉन्टेक्ट्स को कनेक्ट कर देगा। तो सर्किट जो सा है ये लैंप का, वो कंप्लीटेड होता है। ठीक है, तो सर्किट टू हेडलैम्प एच इज कंप्लीटेड, राइट। 4 मार्क्स का था। क्लियर बेटा जी? आई होप इट्स क्लियर। जब हम इसे ऑन करते हैं स्विच को, ये करंट आएगा इसमें, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, ये आयरन को अट्रैक्ट करेगी। तो हमेशा अट्रैक्ट ये इन साइड से करती है, ऊपर वाला एंड को अभी तक अट्रैक्ट करेगी तो ये नीचे वाला एंड इधर को जाएगा क्योंकि पिवट लगा रोटेट, और ये फ्लेक्सिबल कॉन्टैक्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ओके बेटा जी, नाउ we go for the question number 7. Nuclear physics are very important. क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर दिस एंड दिस, हमने डिस्कस किए हैं बहुत डिटेल में। वन ऑफ दीज इज अंडरगोज रेडियोएक्टिव डिके, ये अनस्टेबल होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। व्हाट इज meant by radioactive decay? तो conversion of an unstable nucleus into a stable one after emitting radiation. अल्फा बीटा गैमा कह दें या रेडिएशन कह दें, दिस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके। मैं रिपीट कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ unstable nuclei into stable one after emitting radiations is called decay, nuclear decay. Notes में as it is है, carbon 12 has a proton number 6 and nucleon number 12 for neutral atom of each of these isotopes. बताएं बेटा जी, कार्बन जो 12 होता है, वो 12 और 6, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें। पहली बात तो ये जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। 12 में 12 माइनस 6 16 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन 14 में 12 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। A sample of carbon 14 is contained in a thin aluminium container of thickness 0.2 millimeter. Radiation from the sample is detected outside the container. When the thickness of the aluminium is increased to 6 millimeter, no radiation is detected. तो बेटा 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम रोकती है बीटा को, 6 उससे भी ज्यादा है, तो इसका मतलब वो कौन सी है जो रुक गई है? वो बीटा है। गैमा तो रुकती नहीं है, और अल्फा तो इस इतने चीज से भी रुक जानी थी उसने, वो शीट ऑफ पेपर से है, तो इसका मतलब वो सिर्फ बीटा ही है जो रुकती है। एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट द सैपर डज नॉट एमिट वन अदर टाइप। दे बेटा, उसकी अदर रीजन ये कि अल्फा will be blocked, will even be blocked by 0.2 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम, कि वो इतनी शीट से भी बाहर नहीं निकल सकती थी, तो बाहर डिटेक्ट होने का मतलब अल्फा नहीं हो सकती। और गैमा जो सी है ना, कैन इवन पेनिट्रेट थ्रू, कि अगर हम 6 मिलीमीटर रखा है ना, तो उसमें से भी पास कर जाते हैं, उससे बाहर भी डिटेक्ट हो जाती है एल्यूमिनियम, राइट। तो दैट इज व्हाई वी नो कि वो अल्फा गैमा क्यों नहीं हो सकती। क्लियर? अच्छा जी, a dentist uses a plane mirror to see the back of the tooth. The plane mirror produces an image of object. Describe position of his image. बेटा इमेज जो सा होता है ना, वो हमेशा प्लेन मिरर के
परपेंडिकुलर जितना डिस्टेंस होता है ना, वो उससे इक्वल डिस्टेंस पर ऑन द अदर साइड बनता है इमेज। ये आई फॉर इमेज, ठीक है। तो इट इज position, the image is formed at equal perpendicular distance behind mirror। मीन्स जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस इक्वली हम ऑन द बैक साइड जाएंगे। मार्क द पोजीशन ऑफ द इमेज एक्स फॉर्म्ड बाय द मिरर, वो हमने पोजीशन इमेज की कर दी। ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम टू शो हाउ द डेंटिस्ट कैन सी द टूथ। तो डेंटिस्ट की आई तो ये है। इट मीन्स कि हम एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, वो ऐसे लग रही है जैसे इमेज से आ रही है आई की तरफ, लेकिन इमेज तो वर्चुअल इमेज है, इज ऑन द बैक साइड। तो आगे लाइट हम सॉलिड कर देंगे और ये लाइट इस तरह आएगी यहां से और इधर जा रही हो। ये थोड़ा टेक्निकल भी है और हमने थोड़ा टेक्निकल ड्रॉ किया है, जरूरी नहीं था कि इतना टेक्निकली भी ड्रॉ करें। क्या है बेटा कि इमेज यहाँ है, आई को इमेज यहाँ नजर आएगा, लाइक उससे इमेज से रे इधर आती हुई नजर आएगी, लेकिन रियल में तो रे इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही। तो ये वाला जो पार्ट है ना इमेज, वर्चुअल पाथ, उसको हम डॉटेड ड्रॉ करेंगे। तो ये रे का एक्चुअल पाथ है। तो रे इज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टिंग देयर। क्लियर? State one characteristic of the image formed by the plane mirror other than its position। बेटा ये वर्चुअल इमेज वर्चुअल होता है, ये इमेज वर्चुअल होता है, अपराइट होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी लेफ्ट एंड राइट साइड चेंज हो जाती है, और ये सेम साइज का होता है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज भी वही होता है। क्लियर? राइट? तो here I am going to stop and now we are going to discuss the problems। Okay beta ji, bismillah rahman rahim। Let's see question number 5। Use the relationship between pressure, force and area to explain why it is harder to cut something with a blunt knife than a sharp knife। तो बेटा फॉर्मूला प्रेशर का जो सा होता है वो फोर्स ओवर एरिया है, एंड वी नो प्रेशर और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शन, नीचे वाले के साथ हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इनवर्स रिलेशन टेल्स, तो एक शार्प नाइफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है ब्लंट नाइफ एज कंपेयर टू। तो जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर कम होगा, विल अप्लाई लेस प्रेशर, and a sharp knife having less cross section area of cross section will apply a larger pressure, so it cuts more easily, right? Experimental measurements on gas pressure were done by Robert Boyle। Boyle's law था, ये उसका law है, P1 V1 is equal to P2 V2, values given, state two quantity must remain constant। So Boyle's law is applicable when the mass of gas and the temperature remain constant, right? स्टेट हाउ द मॉलिक्यूल गैस, ये गैस है, हमने वही मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया है। द क्वेश्चन सजेस्ट दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ गैस हाफ द प्रेशर डबल्स। यूज आइडिया अबाउट मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। बेटा प्रेशर इज कॉज्ड बाय कोलिजन। पहले वॉल्स दूर थी, यहाँ यानी कोलिजन, यहाँ कोलिजन होकर फिर दूसरी वॉल तक उससे बड़ा देर लगती थी, लेकिन नाउ डिस्टेंस इज कव is you can say minimized, decreased between the walls, so now they can uh, they have to cover lesser distance to collide the walls। so now double होने का मतलब they collide
ट्वाइस, ठीक है। तो ऑन डिक्रीजिंग वॉल्यूम, when volume decreases, the distance, less distance is covered for colliding. So they collide, they can cover that distance very quickly. Smaller distance is covered in lesser time. So collide uh, twice as much. क्योंकि एग्जैक्टली डबल हुआ ना प्रेशर एज बिफोर, तो प्रेशर इज डबल। राइट बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी को छोड़ देते हैं, आसान है। क्वेश्चन सी को देखते हैं। अ स्टूडेंट, स्प्रिंग दिखाया हुआ एक्सटेंशन लोड ग्राफ है, ठीक है। द एक्सटेंशन स्प्रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्टेट टू फीचर्स द ग्राफ दैट शोज दिस, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इट इज ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। Clear? Describe how the student can show that the spring reaches its limit of proportionality. Can show that. वो ये बेटा जब भी हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पे पहुंचेंगे, ग्राफ विल बी कर्व्ड। लेकिन कब? जब हम लिमिट को क्रॉस करेंगे, ठीक है। ग्राफ इज कर्व्ड फॉर वेट्स लार्जर देन 8 न्यूटन। और कर्व होने का मतलब है जो एक्सटेंशन है वो इक्वल नहीं आ रही। तो इधर देखो, ये तो ग्राफ इज कर्व्ड, ठीक है। या उसमें कहेंगे एक्सटेंशन, पहले स्ट्रेट लाइन का मतलब इक्वली हो रही थी लोड के साथ थी। तो एक्सटेंशन, चेंज इन एक्सटेंशन is not equal for weights larger than 8 Newton. ठीक है, clear? Next, the spring is used in a simple device known as accelerometer. Accelerometer. Sorry, accelerometer. Direction of acceleration उसने given दी हुई है, spring है। The mass 5 kg given है, smooth surface है। The spring is fixed at one end attached to the mass of 5 kg. The mass rests on smooth horizontal. There is no friction between mass and surface. The whole device is placed in car. The car accelerates and student notices that the extension of spring is 3 centimeters. Calculate the acceleration, sorry. So what does that mean? कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर है, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर is this, sorry, 3 centimeter is this, and for this the force is 4 Newton. It means एक तो ग्राफ से हमें हेल्प चाहिए कि जब एक्सटेंशन स्प्रिंग में 3 सेंटीमीटर एंड द फोर्स इन द स्प्रिंग इज 4 न्यूटन, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? वो ये मास जो उसके साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। तो बेटा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो हमारे पास फॉर्मूला ना F इज इक्वल टू ma। तो इसमें 3 मार्क्स है ना बेटा, 1 मार्क इस चीज के हैं, राइट। तो जो फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू ma में, फोर्स हम कहां से लगाएंगे? एक्सटेंशन की हेल्प से, क्योंकि हमें एक्सटेंशन और फोर्स का ग्राफ है ना, ये गिवन है।
बेटा ये लोड फोर्स ही होती है हमारी, ठीक है। तो हमने फोर्स की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की। क्लियर। तो एफ इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। और मास कितना है, यहाँ जिस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आ रहा है वो 5 kg मास है। और क्योंकि वे मास कार ही में है ना, तो कार में जैसे आप बैठे हैं तो कार की स्पीड 60 है, तो आपकी स्पीड भी 60 है। यानी जो एक्सेलरेशन कार का है वही आपका है। क्लियर। तो कार का मास का एक्सेलरेशन मींस यही कार का भी एक्सेलरेशन है। क्लियर बेटा जी। डन। तो 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो रहेगा तो 0.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डोंट फॉरगेट द यूनिट। नेक्स्ट पार्ट shows card with two lines दिखाई हुई है। Describe a method used to draw these two lines in their correct position on the card. Make clear and extra operatives is used this. ये लाइंस करने के लिए कैसे करेंगे ये लाइंस? हम क्या करते हैं, हम एक नेल लेते हैं, राइट। और नेल पर हम इस जो ऑब्जेक्ट है इसको हैंग कर देते हैं फ्रॉम वन ऑफ द होल्स। फिर उसके साथ हम हैंग करेंगे एक प्लम लाइन को। A heavier object tied with a string. थोड़ी मेरी डायग्राम की ओरिएंटेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। सो चलिए ओरिएंटेशन भी थोड़ी सी इंप्रूव कर लेते हैं। तो जब हम हैंग करेंगे इसको, तो हम इसके साथ एक प्लम लाइन भी हैंग करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लम लाइन? तो प्लम लाइन इज एनी हैवियर ऑब्जेक्ट टाइड विद स्ट्रिंग। तो वो इस वेट की तरफ से स्ट्रिंग बिल्कुल सीधी रहेगी, तो हम उस स्ट्रिंग के साथ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड वी विल रिपीट द सेम फॉर द अदर होल, राइट। क्लियर। The student holds the card loosely between his fingers. The card is vertical, resting with two दो फिंगर से बस इसे सहारा किया और बिल्कुल सीधा है, वर्टिकल स्ट्रेट। द कार्ड इज टिल्टेड स्लाइटली एंड देन रिलीज। उसको थोड़ा सा आप छोड़ते हो, ठीक है। क्या होगा, व्हेन द थीटा इज स्मॉल द कार्ड फॉल्स क्लॉकवाइज। तो क्यों भाई, बैक टू पोजीशन। देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहते हैं जिस पर वेट एक्ट करता है, और वेट वर्टिकली नीचे है। तो ये जो पॉइंट है ना, दैट एक्ट्स लाइक पिवट। तो ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज और वो वापस आ जाएगा। बट व्हेन द थीटा, व्हाई द कॉर्ड फॉल्स व्हेन थीटा इज लार्ज। बेटा थीटा लार्ज करने का मतलब ये है कि हम ये थीटा लार्ज करने का मतलब ज्यादा टेढ़ा कर देंगे, यानी हम इसको पिवट के इस तरह कर देंगे, ठीक है। इस थीटा को हम, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल टेढ़ा करेंगे इस साइड पर आ जाएगा, यानी जितना रोटेट करेंगे तो दिस विल कम ऑन द अदर साइड। तो जिस साइड पे वेट जाएगा ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकल, वो उस तरह की रोटेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो उस तरफ को गिर जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या लाइन ऑफ ग्रेविटी, COG, और द लाइन ऑफ ग्रेविटी, ये जो वर्टिकल लाइन है, जब ज्यादा एंगल होगा विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ पिवट and creates anti-clockwise rotation.
state one change to the car that makes it more stable. बेटा स्टेबल करना है तो उसका बेस एरिया ज्यादा कर दो या उसका वेट नीचे की तरफ शिफ्ट कर दो, उसकी बॉटम को हैवियर बना दो। ठीक है, इंक्रीज बेस एरिया और मेक बॉटम हैवियर। जितना बॉटम हैवियर होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना लोअर होगा। क्लियर बेटा जी? राइट।